नमस्कार, आदाब, जूले। आप देख रहे हैं डीडी काशिर पर लद्दाख से प्रसारित कार्यक्रम। और आज के एग्रो बिजनेस में इस अंक में हम लेकर के आए हैं फिशरीज यानी मछली पालन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां, क्योंकि जनसंख्या जिस प्रकार हमारे हिंदुस्तान में बढ़ रही है उसकी तुलना में खाद्यान्न या दूध, घी का उत्पादन उस स्तर से नहीं हो पा रहा है, या उसको अपने आप में समाहित करते हुए या उनको संयोजन बनाते हुए मछली पालन के द्वारा उसको काफ़ी हद तक हम उसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें प्रोटीन जो पाई जाती है, जो मीठे पानी की मछली होती है तो वो उसका प्रोटीन काफ़ी जो पचने में काफ़ी इजी होता है, और कोलेस्ट्रॉल, जो खून में कोलेस्ट्रॉल की कमी करने के लिए भी ये काफ़ी हद तक उत्तरदायी रहती है। तो यानी कि जो संतुलित आहार के तौर पर मछली का जो भोजन है वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। इसीलिए इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम जानकारी पाने के लिए आज अपने स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया मोहम्मद अमीन जी को, जो यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज डिपार्टमेंट के। आपका सर हमारे शो में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो फिशरीज यहाँ पर है तो यहाँ कौन कौन व्यक्ति इसके पालन के लिए कर सकते हैं कि अपना इनिशिएटिव लेकर के, तो जिससे बेहतर उत्पादन हो सका, यहाँ की आय में भी वृद्धि हो सके जिससे, और जो यहाँ का संतुलित भोजन है उसमें ये एक मछली के पालन के द्वारा जो मछली का उत्पादन है वो सहयोग दे सके। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। तो फिशरीज़ सेक्टर जो है एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स में से एक सेक्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन हमारे देश की जो जीडीपी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ हमारे लद्दाख में भी इसका एक अच्छा स्कोप फ्यूचर के लिए हो सकता है। हालांकि हम एक शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं। अभी फिशरीज़ हमारा डिपार्टमेंट जो है 1980 के बाद ही एक अलग होकर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे बना है। तो अभी जो है यूटी बनने के बाद हम डायरेक्टरेट लेवल पे जो है एनिमल शीप हस्बेंड्री के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर उतरेंगे। तो जहाँ तक आपका क्वेश्चन का सवाल है कि मत्स्य पालन का जो फिशरीज़ का जो है यहाँ के फार्मर्स के लिए कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं और कौन लोग ये काम कर सकते हैं, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं और जो भी एक हट के काम करना चाहते हैं। एक ट्रेडिशनल फार्मिंग का तो आपको कंसेप्ट हम सबको पता है, लद्दाख में किस किस्म की एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ होती हैं या एनिमल हस्बेंड्री की, लेकिन फिशरीज जो है उससे थोड़ा सा हट के है, एक नया काम है जो इसके लिए यहाँ के जवान को, यूथ को जो है आगे आना पड़ेगा। और मैं आपके इस प्रोग्राम के द्वारा जो है मैं तमाम यूथ्स को यकीन दिलाता हूँ कि ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि जिस किस्म की मछली जो हम यहाँ पे, जिसका पालन हम यहाँ पे करते हैं, तो उसका जो है आय जो है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये फिश जो है बहुत महंगी बिकती है मार्केट में। ये 600 से 800 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकती है। अच्छा, वैसे पूरे हिंदुस्तान की यदि हम बात करें तो लगभग यहाँ 2000 से ज़्यादा प्रजातियों की मछलियों का उत्पादन किया जाता है। तो 2000 से ज़्यादा, लेकिन लद्दाख है, यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो टेम्परेचर है, उस हिसाब से यहाँ पे कौन सी जो मछलियाँ हैं जो यहाँ के लिए जो सर्वाइव कर सकती हैं, जिनका उत्पादन बेहतर हो सकता है, और जो यहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि मछलियों की जो प्रजातियाँ हैं उनका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाता है, वो कौन सी है, इनके बारे में हमारे किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? तो हालांकि हमारे देश के अंदर बहुत काफ़ी वैरायटीज़ जो स्पीशीज़ जो है मछलियों की जो है उनका उत्पादन होता है, लेकिन चूंकि लद्दाख एक एक्सट्रीम क्लाइमेट का एरिया है तो यहाँ पे ठंडे पानी की मछली, जिसको कोल्ड वाटर फिश बोलेंगे, तो उस किस्म की मछलियों का यहाँ उत्पादन हो सकता है। अब उसमें भी जो है अगर हम उसको शॉर्टलिस्ट करके हम आगे ले आएँ तो हमने इसमें ट्राउट फिश को जो है सेलेक्ट किया है। ट्राउट फिश जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं, आपका अरुणाचल प्रदेश से लेके लद्दाख का जितना भी हिमालयन हिल स्टेट्स है वहाँ पे इसका उत्पादन होता है। तो रेनबो ट्राउट उसमें एक मछली है जो फार्मर के उत्पादन के लिए बहुत ही यहाँ के लिए उपयुक्त है। तो उसके अलावा कारप फिश भी है जिसका कश्मीर वैली में काफ़ी उत्पादन होता है, और हमने भी यहाँ पे ट्रायल बेसिस पे लद्दाख में फ़िश फार्म शे में हमने रखी हुई है, लेकिन उसका इतना रिजल्ट अच्छा ग्रोथ का नहीं है जितना कि ट्राउट फिश का है। और ट्राउट फिश का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये बहुत महंगी मार्केट में बिकती है और एक बहुत ही डिलीशियस और क्या कहते हैं प्रोटीन इस लेवल इसमें बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें फैट कंटेंट बहुत कम होता है, तो ये खाने में जो है बहुत ही लजीज है। तो इसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से यही फ़िश जो है हम इस वक्त फार्मर्स के अंदर प्रोपिकेट भी कर रहे हैं और यही सूटेबल भी है यहाँ के हालात के हिसाब से।
बिल्कुल, पहले जैसे जो ब्लू रिवॉल्यूशन चल रहा था और अब यूटी लद्दाख वो बंद कर दिया गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो लेकर आए, उससे लद्दाख के लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, और उस स्कीम में बाकी के लिए तो हम लद्दाख के संदर्भ में ही जानना चाहेंगे, तो उसके क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट हैं, क्योंकि अभी तक जब तक ये जम्मू कश्मीर के तहत तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें थी वो डायरेक्ट यहाँ पे लागू नहीं होती थी। आप भारत सरकार के, यानी कि अब ये यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ की पूरी स्कीमें यहाँ आती हैं, तो उस स्कीम का यहाँ के किसान ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ उठा सकते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम जो है पहले हमारे यहाँ पे चल रही थी, जिसके अंदर हमने बहुत सारे फार्मर्स को हमने रजिस्टर किया। उससे पहले जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के अंदर भी कुछ फार्मर्स को हमने रजिस्टर करके उनको यूनिट्स बना के दिए हैं। तो अभी ब्लू रेवोल्यूशन की जगह पे, ये ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम ही है, उसका थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। उसकी जगह पे अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई है, PMMSY। तो इस योजना के तहत भी ये तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, और इसके लिए हमने 5 साल का जो है हमने एक प्रोग्राम जो है, एक्शन प्लान जो है हमने सबमिट किया है, जिसमें जो है हम छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के लिए हमको यूनिट्स बना के देंगे, उनको फिश फार्म भी बना के देंगे, उनके लिए जो इनपुट्स ज़रूरत पड़ते हैं जिसमें फिश सीड है, मछली के जो बच्चे हैं, फिर फीड जो है उसके लिए जो खाना है, ये सारी चीज़ें उसके लिए हमने उसमें स्कोप रखा है। कंस्ट्रक्शन पार्ट में जो उसको बनाने के लिए हम 3 लाख रुपया उसमें देंगे, और उनको फीड, सीड, इक्विपमेंट देने के लिए हमने 2.5 लाख रुपये उसमें देने का प्रावधान है। और फिर उसके अलावा डिपार्टमेंट की पूरी निगरानी उस पर रहेगी। हम उनको टेक्निकल सपोर्ट देंगे, उनको जहाँ भी ज़रूरत होगा, उनको मेडिसिन की ज़रूरत होगी मेडिसिन देंगे, इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी इक्विपमेंट देंगे। इवन कि हम इनको मार्केट के साथ भी लिंकेजेस हम कर रहे हैं। और फ्यूचर प्लान्स हमारे ये हैं कि हमारे यहाँ फ़िश फार्मर्स के भी कोऑपरेटिव्स बने, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर के फार्मर्स का है, या एनिमल हस्बेंड्री के फार्मर्स का है, या हॉर्टिकल्चर का है। तो हम चाहते हैं कि इनका जो है एक कोऑपरेटिव्स भी बने, फार्मर्स के ग्रुप्स भी बने। तो जितनी भी स्कीम क्या कहते हैं, इसके लिए जो स्कीम के अंदर जितने भी फ़ायदे हैं हम अपने फार्मर को देना चाहेंगे। बिल्कुल, जितने भी यहाँ के किसान हैं जो मछली पालन करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, वो इस स्कीम का, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भरपूर लाभ उठाएं और अपने उत्पादन को बढ़ाएं, अपनी आय को बढ़ाएं। इसी के साथ अभी जब बात आ रही थी कि यानी कि फिश सीड, तो फिश सीड और यानी मार्केटिंग, इन दोनों के बीच में यानी ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ये चीज़ें यहाँ पे होती नहीं, कहीं बाहर से आती होंगी, और ये माल भी जो यानी जो उत्पादन हुआ ये भी कहीं बाहर मार्केट में जाएगा। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाता है, और ये सब चीज़ों को ईजी करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा और सही मुद्दा उठाया कि हमारे पास जब हम कोई फार्मर यहाँ पे बनाते हैं, खड़ा करते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़े जो बोटल नेक्स हमारे पास 2 हैं, वो हो गया हमारे पास फिश फीड और फिश सीड का। यानी हमारी जो फिश है उसके बच्चे जो हमें बाहर से कश्मीर वैली से लाने पड़ते हैं, जो कि हम ऑक्सीजनेटेड टैंक्स में ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं, जिसका अपने बड़े खर्चे हैं, और उसमें एक रिस्क भी रहता है कि उसमें मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। और फिर उसके अलावा उसको यहाँ लाने के लिए हमें टाइम पे भी नहीं दे पाते हैं। जैसे कि श्रीनगर से हमें जो फिश सीड मिलता है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब उनको अवेलेबल होता है, पहले वो अपने फार्मर्स को, अपने डिपार्टमेंटल यूनिट्स को देने के बाद जो है वो फिर लद्दाख की रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा बॉटल नेक है, लेकिन इसको भी हम दूर कर रहे हैं। और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि हम यहाँ पे जो है लोकली फिश सीड को प्रोड्यूस करने के लिए हम बिल्कुल लगे हुए हैं। हमारी एक हैचरी फिश फार्म छोशोत के अंदर पिछले 3-4 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो अपने कंप्लीशन के स्टेज पर है। और नुब्रा के अंदर हमने ट्राउट फिश सीड का ब्रीडिंग के ट्रायल्स हमने किए हैं, और 5000 सीड जो है हमने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख प्रोड्यूस किया है। तो ये अपने आप में एक ब्रेक थ्रू है। अगर इस ब्रेक थ्रू को हम कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह हमें ऐसा होगा कि फ्यूचर में हम फिश सीड यहीं पे प्रोड्यूस करेंगे, और फिर हम जितने फार्मर्स हैं उनको हम जो है अपनी स्कीम के अंदर ला सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हमें जो है फार्मर्स को स्कीम के अंदर लाने के लिए इस बात पे डिपेंडेंट रहता है कि हमें पीछे से फिश सीड और फीड कितना मिल रहा है। तो अगर हम इस ब्रेक थ्रू को आगे ले जाएं, हमारा सीड हमारा यहीं पर अवेलेबल हो, और फिर फीड भी जो कि हम वहाँ से कश्मीर की फीड मिल से लाते हैं, अगर वो भी हम यहाँ पर फीड मिल बनाने के बाद यहीं पे प्रोड्यूस कर सके, तो फिर ओपनली हम आराम से बड़े लेवल पे कर सकते हैं। अरे इससे थोड़ा हमारा हटके एक थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत छोटा सा ही है। वो ये है कि जैसे आपने कहा कि फिश सीड आप बाहर से लेकर के आते हैं, ये अपने आप में इसके जो टेरेन है, ये डिफिकल्ट टेरेन है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी कम है और एक्सट्रीम कोल्ड भी है। तो जब वो फिश सीड यदि आता है यहाँ पे, जैसे यदि आपने पॉन्ड में डालने के पहले क्या उसको भी एक्लिमेटाइज करते हैं, जैसे यदि कोई बाहर से कोई टूरिस्ट आता है वो एक्लिमेटाइज होता है, या इनके लिए भी कुछ कोई है? बिल्कुल, आपने सही बात बोली। हमारा यहाँ फिश फार्म सिंधु घाट में है। जो भी सीड हमारा श्रीनगर से आता है तो हम उस फार्म में रख के कम से कम हफ्ता से 10 दिन जो है उसको एक्लिमेटाइज करते हैं। फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हम नुब्रा में हो गया, फिर यहाँ लेह में छोशोत के अंदर हमारे जो फिश फार्मर्स उनको करते हैं, या अपने डिपार्टमेंटल फार्मर्स में शिफ्टिंग का काम करते हैं।
एक्लिमेटाइजेशन का प्रोसेस तो बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि फिश भी जो है एक लिविंग बीइंग है। बिल्कुल। अब दूसरी बात एक और आती है, जैसे मछली और पानी, ये उनका दोनों का पर्यावरण से बहुत अच्छा संबंध है। यानी कि मछली उस जगह होगी जहाँ का पर्यावरण या पानी बहुत साफ होगा या शुद्ध होगा। तो यहाँ का जो ये पानी ऐसा जो है, तो मछली के उत्पादन के लिए तो क्या कुछ यहाँ पे कुछ बीमारियां भी कुछ हो जाती हैं उनको? वैसे तो यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है, पानी भी शुद्ध है, साफ है, मछली ऑटोमेटिक ग्रो करती हैं, उनका नेचुरली जो ग्रो होता है, लेकिन फिर भी कुछ अब पर्यावरणीय चेंजेज होने की वजह से क्या कोई बीमारियां यहाँ पे उन्हें लगती हैं, और उनके इलाज के लिए क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं? बड़े डिजीजेस तो हमारे पास कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरियल कोई मेजर इन्फेक्शन हमारे पास नहीं है। छोटे इन्फेक्शन जैसे कि आपका फंगल इन्फेक्शन हो गया, छोटे मोटे, जो कि हम छोटी सी इलाज की वजह से हम उसको ठीक कर सकते। कोई मेजर डिजीज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ का पानी शुद्ध है, यहाँ की हवा साफ है। लेकिन जो पॉल्यूशन यहाँ लेके अंदर बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं टूरिज्म का इन्फ्लक्स बहुत है, लोग जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और हमारी वाटर बॉडीज को जो है वो डाइवर्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इंडस का पानी कहीं इरिगेशन कनाल में जा रहा है, कहीं पे पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसकी वजह से डैमिंग हो गया। स्पेशली हमारा जो अलसी के अंदर जो डैमिंग हो गई, उससे हमारा इंडस का फ्लो जो है बिल्कुल रुक गया है। और फिश का जो माइग्रेशन है, इनका माइग्रेशन जो है फीडिंग ग्राउंड्स के लिए जो है डाउनवर्ड होता है, और इसका ब्रीडिंग के लिए, बच्चे देने के लिए अपवर्ड होता है, जिसमें हमारा ट्राउट भी है और लोकल फिश जो यहाँ की स्नो ट्राउट है। तो दोनों का जो माइग्रेशन है उसमें रुकावट हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिश सीड का जो है प्रोडक्शन जो नेचर में है, कुदरत पे जो है, जो पानी वाटर बॉडीज के अंदर है, उसमें काफ़ी कमी आई है। तो हम जो है अपने स्कीम्स के अंदर उसको रिस्टॉकिंग करके जो है उसको कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो हैचरीज बनेंगी, फिर ये हैचरीज कल को हम यहाँ की लोकल फिश के लिए भी इसको यूज़ करके, हम इसी टेक्नोलॉजी को ये करके हम फर्दर जो है आगे बढ़ सकते हैं, ताकि लोकल एनवायरनमेंट पे भी जो असर पड़ रहे हैं उसको भी हम मिटिगेट कर सकें। बिल्कुल। जो विकास ये हो रहा है, तो विकास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी तो जिनके साइड इफेक्ट भी होंगे, लेकिन वो एक संतुलित विकास तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम विकास के जो प्रोजेक्ट हैं उनको रोक तो नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें डेवलपमेंट भी करना, लेकिन बीच का एक रास्ता अपनाना है। तो उसके लिए यानी कि आपने अलग कोई पॉन्ड बनाने के लिए या कुछ डाइवर्ट करके दूसरी जगह जो आपने लगाए हैं वो लेकर के आप जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक तो आता है कि यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है और लोग इसमें अभी ज़्यादातर जुड़े भी कम हैं। तो इसमें इकोनॉमी में क्या संभावना देखते हैं? इसके ये लद्दाख की इकोनॉमी है वो फिशरीज के माध्यम से कैसे बूस्ट हो सकती है? इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन फिशरीज का अगर आप देखें सर, तो हमारे यहाँ पर लोकल यूथ जो है, जो पढ़े लिखे यूथ हैं, जो नॉर्मल, जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग से थोड़ा हट के जो करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। और इसका एक रेडी मार्केट यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि लद्दाख ले जो है, और लद्दाख के जितने भी एरियाज़ हैं, आपका ज़ांस्कार हो गया, नुब्रा हो गया, या लेक टाउन हो गया, तो ये सारी जो है टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से यहाँ पे फ़िश की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। होटल्स में, गेस्ट हाउसेस में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। फिर उसके अलावा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे, उनकी काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पे लद्दाख में रहती है, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट है। वो भी फ़िश जो है बाहर से लाते हैं। अभी जितनी भी फ़िश यहाँ पे लाई जाती है वो पैकेड या टिन्ड होती है, और वो फ्रेश फ़िश यहाँ अवेलेबल होती नहीं है, सारी डाउन से आती है। होटल्स में यहाँ हिमाचल से फ़िश आती है। हम चाहते हैं कि उस गैप को जो है हम फिल करें। वो जो गैप हमारा बना हुआ है, फ़िश बाहर से आती है, हम उसको अगर फिल करेंगे तो वही हमारे लिए काफ़ी सफिशेंट है, और उसमें हमें बहुत सारे लोग भी जुड़ सकते हैं, हमारे यूथ भी जुड़ सकते हैं, और फिर ये आगे चल निकलेगा। बिल्कुल। जो नए लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं, जिन्होंने अब जो लोग करते रहे हैं, उन्हें काफ़ी कुछ अनुभव होता है। जो नए लोग रहते हैं तो उनको अब इस समय जैसे कोविड-19 की भी आ गई, तो लोगों के पास अब लोग डाइवर्ट भी करना चाह रहे हैं कुछ अपना जो व्यापार, और जो इससे नए जुड़ना चाह रहे हैं, तो यानी कि उनको क्या कोई लोन की या कोई ऋण प्रदान करने की भी कोई सुविधा यहाँ पे है, या वो कौन से तरीके से ऋण प्राप्त करके ये अपना नया सेटअप शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल प्रावधान है सर। इसमें हम फिशरीज डिपार्टमेंट भी जो है इस बार जो है किसान क्रेडिट कार्ड के जो है तहत जो है उस स्कीम के तहत हम इसको कवर कर रहे हैं। टूरिज्म और फिशरीज का बहुत ही बड़ा लिंकेज है सर। जो जितनी भी हिल स्टेट्स है वहाँ फिशरीज को वो जो है टूरिज्म के लिए यूज़ बहुत अच्छे से यूज़ करती है। जैसे जिसमें आप जो है JNK की यूटी देख लीजिए, फिर आप हिमाचल देख लीजिए जहाँ पे एंगलिंग होती है, और फिर एक्वेरियम्स का भी इसमें एक बहुत अच्छा रोल होता है। और आपको ये सुन के खुशी होगी कि हमने हमारा फिश फार्म शे जो है, जो कि हमारा शे पैलेस के बगल में है, वहाँ पे एक एक्वेरियम हमने ट्रायल पे लगाया है, और उसमें हम ट्रायल कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, चूँकि हम लेह में हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने मत्स्य पालन से संबंधित बहुत सारी हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए DD काशीर पर लद्दाख से प्रसारित कार्यक्रम। नमस्कार, जूले। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन